अहमद साहब, आप इस पाबंदी के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं और इसके आपको कानूनी पहलू और कानूनी मुज़मरात क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये जो अभी हाल ही में पुरतशद्दुद वाक़यात हुए हैं और टीएलपी ने एक रैली भी निकाली थी, उसको मनाने की, रोकने की कोशिशें भी हुई, वो कामयाब नहीं हुई और उसके नतीजे में बहुत से पुलिस वालों को पे ऊपर भी बहुत तशद्दुद हुआ जी। और इमलाक भी बहुत सी तबाह हुई। तो इसका बज़ाहिर एक जवाज़ तो मौजूद था। जी। और फिर को इस तनाज़ुर में भी देखना चाहिए कि 2021 में भी इसी जमात पे इसी कानून के तहत पाबंदी लगी थी और फिर वो पाबंदी को कुछ महीनों के बाद उनकी यकीन दहानियों को के रोशनी में उनको वापस ले लिया गया था। तो वो यकीन दहानियाँ भी अब ज़ाहिर है कि दोबारा उन्होंने ये किया है, तो उसकी भी वायलेशन हुई है। तो मेरे ख्याल में जवाज़ तो मौजूद था, तो हुकूमत ने उसको इस्तेमाल किया है। उनके पास जो कानून था, मेरी मालूमात की हद तक तो ये एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11B के तहत ये कार्रवाई हुई है। उसके तहत इन्हें सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उसके तहत तो ये है कि इनको अब काबीना से मंजूरी लेनी थी। काबीना ने मंजूरी अगर दे दी है तो अब वजारत दाखिला इसको नोटिफाई कर देगी। अच्छा अहमद साहब, बड़ी दिलचस्प यहाँ पे आप सूरत हाल बता रहे हैं। इससे पहले तो यही होता है कि जब किसी जमात पर पाबंदी लगती है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और सुप्रीम कोर्ट को फिर मुतमईन करना होता है, विफाक को भी और जिस सूबे की बात हो रही है उसको भी। तो क्या इस सारी सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है? असल में दो कवानीन हैं। जी। एक तो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 है, जी। 212, वो सिर्फ सियासी जमातों के से मखसूस है और उस पर अगर पाबंदी लगाई जाए तो वो फिर वफाकी हुकूमत एक डेक्लरेशन जारी करती है कि ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है पार्टी या ये फॉरेन फंडेड है पार्टी। तो वो डेक्लरेशन देने के 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना होता है और फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही करना होता है। ये स्पेसिफिक है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ठीक है। लेकिन जो एंटी टेररिज्म एक्ट है जी। 1997 का, उसका जो सेक्शन 11B है वो सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं है, वो तमाम तंजीमों के लिए है। तो उसके अंदर सियासी जमातें भी आ जाती हैं। ठीक है। उसके अंदर प्रोसीजर ये है कि वो वफाकी हुकूमत और उसकी वजारत दाखिला अपनी एजेंसियों के थ्रू अगर मालूमात की बुनियाद पर मुतमईन हो कि कोई पार्टी मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रही है, कोई तंजीम, तो फिर वो वफाकी काबीना के मंजूरी के बाद उस पर पाबंदी लगा सकते हैं। और उसकी अपील भी फिर पहली अपील कम अज़ कम वो वजारत दाखिला के सेक्रेटरी को दी जाएगी और वो उसके ऊपर जब तक फैसला करेंगे फिर वो बाद में कोर्ट में जाने का मरहला आ सकता है। लेकिन ये मामला चूँकि ज़रा निस्बतन आसान है और सादा है, तो हुकूमत ने यही एंटी टेररिज्म एक्ट का ही सहारा लेके पाबंदी लगाई है। यानी अहमद साहब, जो इस वक्त टीएलपी का सिचुएशन है वो ये है कि ये इसको एंटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखा जा रहा है, किसी सियासी जमात के तौर पर नहीं देखा जा रहा। लेकिन टीएलपी का तो इतना बड़ा वोट बैंक है, वो एक सियासी जमात है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ, लेकिन ये जो मैंने अर्ज किया कि एंटी टेररिज्म एक्ट है, ये ज़रा इसका मफहूम ज़रा वसी तर है। जो इलेक्शंस एक्ट है वो तो सिर्फ सियासी जमातों के लिए है, लेकिन ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है ये तंजीमों के लिए है जिसके अंदर सियासी जमातें भी शामिल हैं। तो इसलिए ये सियासी जमातों पर भी लागू होता है और बाकी जो सियासी जमातें ना हों उन तंजीमों पर भी लागू होता है। अहमद साहब, एक और जो इसमें पहलू हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो पाबंदी लगाई वो टीएलपी को बज़ाहिर नोटिस किए बगैर लगाई गई। अब विफाक की जानिब से भी एक बड़ा फैसला जो है वो पाबंदी के हवाले से हो गया है। तो क्या इसका कानूनी फ़ायदा टीएलपी मुस्तकबिल में उठा सकती है? नहीं, देखिए, ये जो पाबंदी लगी है ना जिस कानून के तहत, वो कानून के अंदर जो प्रोसीजर है वो हुकूमत ने फॉलो किया है। पंजाब हुकूमत तो ये पाबंदी लगा भी नहीं सकती थी। पंजाब हुकूमत ने तो ये सिफारिश की वफाकी हुकूमत को कि इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए और अब वफाकी हुकूमत ने वो जो स्टेप्स हैं उस कानून के मुताबिक वो पूरे करके वजारत दाखिला ने रिव्यू किया, फिर उसके बाद काबीना में आ गया, काबीना ने फैसला किया है। तो उन्होंने तो इस कानून के तकाजे तो पूरे कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अब नाज़रीन, हम बढ़ेंगे अपनी अगली स्टोरी की जानिब, जो कि पीटीआई और आज के अहम अदालती फैसले से मुतालिक है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में शामिल अफराद को इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान से जेल मुलाकातों की दरखास्तों पर समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा की जानिब से बताया गया कि 24 मार्च को इसी लार्जर बेंच ने जेल मुलाकात का ऑर्डर किया था, मगर अदालती ऑर्डर पर किसी एक दिन भी अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान के वकील का मजीद कहना था कि अदालती फैसले के मुताबिक हम हर बार नाम देते हैं मगर उन्हें जाने की इजाज़त नहीं मिलती। दूसरी जानिब आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल रूल्स में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक ख़त्म करने का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है, जिसके बाद कैदियों को ये रियायत दोबारा हासिल हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जेल मुलाकातों की इजाज़त देने का हुक्म एक ऐसे वक्त में आया है कि जब आज ही इमरान खान से मुलाकात ना होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अडयाला रोड रावलपिंडी पर मुख्तसर एहतजाजी धरना भी दिया है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन और माहिर कानून अबू ज़र सलमान न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम अबू ज़र सलमान न्याजी साहब। वालेकुम सलाम। न्याजी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है इस पर आपकी क्या कानूनी राय है, क्योंकि जेल मुलाकातों के हवाले से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले भी अहकाम जारी करती रही है, फैसले आते रहे मगर मुलाकातें नहीं होती, तो आज के फैसले के बाद आपको कोई उम्मीद है? देखें, इशू ये है इस जो फैसला है आज का, इसके दो पहलू हैं। पहला इशू है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 3 मेंबर बेंच ने, जिसमें उनके जो चीफ जस्टिस हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस बने हैं, वो भी बैठे हुए हैं। तो लार्जर बेंच का फैसला है कि जो शख्स, जिन अशखास की लिस्ट प्रोवाइड की जाए और सुप्रीडेंट वहाँ पे मौजूद था, उसको डायरेक्शन दी गई कि इन लोगों को आपने मिलवाना है इमरान खान साहब से, जो ऑर्डर है कोर्ट का उसके मुताबिक। लेकिन पिछले जो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, ख़ासकर जब 26वीं आईनी तरमीम आई है और उसके बाद से जो जजेस अपॉइंट हुए हैं, जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर्स हुई हैं, फिर वहाँ पे चीफ जस्टिस अपॉइंट हुआ है, उसके नतीजे में आने वाली जो जुडिशरी है वो हुकूमत वक्त के लिए उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ख़त्म हो चुकी है या वो इररेलेवेंट हो गई है इस पब्लिक के लिए। वो क्यों? क्योंकि उनके जो फैसले हैं वो या तो कोई SHO लेवल का अफसर भी नहीं मानता, या सुप्रीडेंट जो है कोर्ट में अंडरटेकिंग दे के फिर मुलाकात नहीं करवाता। देखें, जुडिशरी के पास ना कोई अपनी फोर्स होती है, ना कोई पुलिस होती है, ना कोई आर्मी होती है। उसके पास एक ही पावर होती है अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराने के लिए, वो होती है कंटेम्प्ट पावर। अब आज कुछ कंटेम्प्ट की पिटीशंस भी लगी हुई थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, एक्शन नहीं लिया जाता, वहां पर जो है वो जो अदालतें फैसले करती हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती। न्याय साहब, आज सलमान अकरम राजा ने अदालत के सामने ये इस्तदाबी की कि जेल मुलाकातें ना कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरखास्तों पर समाअत की जाए। तो क्या आपकी कानूनी राय में पहले ये तौहीन अदालत वाला मामला तय नहीं हो जाना चाहिए था? देखें, जब भी किसी कोर्ट का ऑर्डर फ्लाउट होता है, उसको वायलेट किया जाता है, तो तौहीन अदालत हो जाती है। और अगर अदालत को लगे कि ये तौहीन इतनी संगीन है कि ये दोबारा ये मिस्टेक जो है, या मिस्टेक तो नहीं होगी, बदनीति से की हुई जो एक वायलेशन है ये रिपीट हो सकती है, तो बिल्कुल कोर्ट को इस पे सजा देनी चाहिए। देखें, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी एग्जीक्यूटिव की, जिसमें ये जेल के और पुलिस के अफसरान हैं या वो लोग जो जेल को कंट्रोल करके बैठे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, उनसे जवाब नहीं मांगेंगे, उनको सजा नहीं देंगे, तो तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खुलेआम तौहीन होगी। और मुझे समझ नहीं आती, मैं तो जिन जजेस को जानता हूं या जिनको जानता था जब वकालत स्टार्ट की थी, वो तो ऐसी बातों पे अफसरान को वहीं खड़ा खड़ा जेल भेज देते थे। लेकिन यहाँ पे तो देखें, ये बहुत बड़ा सवाल है जो समाजी मुआहदा है हमारा, जिसके तहत एक स्टेट बनती है, एक जुडिशरी एग्जिस्टेंस में आती है, जिसने एग्जीक्यूटिव की पावर्स को चेक करना होता है। उस समाजी मुआहदा टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि जुडिशरी इररेलेवेंट हो रही है पब्लिक के लिए। लोगों को इंप्रेशन ये जा रहा है कि इसके ऑर्डर एक SHO भी फ्लाउट कर सकता है, और ये छोटे मोटे जज नहीं है सिविल कोर्ट हाई कोर्ट के, सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट के, ये हाई कोर्ट के जजेस हैं, सिटिंग जजेस हैं, जिसको हम सुपीरियर जुडिशरी कहते हैं, और उसमें भी चीफ जस्टिस और लार्जर बेंच है, उसको इस तरह फ्लाउट कर रहे हैं। मजाक बना लिया आपने अदालतों का,